नमस्कार फ्रेंड्स। आइए देखते हैं कि हिस्ट्री किस प्रकार से आपको आरओ एआरओ के एग्जाम में आपको सहायता करती है और हिस्ट्री से कितने प्रश्न आते हैं, कहां कहां से वो प्रश्न आते हैं, एंशिएंट मिडल और मॉडर्न में कितने कौन कौन से टॉपिक हम ज्यादा अच्छे से तैयार करें कि हमें हमारा काम बहुत ही आसान हो जाए और कितने प्रश्न आते हैं। इन सारे सवालों का आज हम लोग जवाब देते हैं। यहां पर देखते हैं तो आरओ एआरओ में हिस्ट्री की भूमिका। तो आइए देखते हैं हिस्ट्री की आरओ एआरओ में दोस्तों क्या भूमिका होने वाली है और आज से पहले क्या भूमिका रही है। इन सभी प्रश्नों का, इन सभी सवालों का आपको मिलेगा जवाब। तो चलिए देखते हैं कि आरओ एआरओ में हिस्ट्री की क्या भूमिका है। तो देखिए, हिस्ट्री हम लोग जानते हैं तीन भागों में हिस्ट्री को हम लोग अपने सुविधा के अनुसार डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर आप देखते हैं हिस्ट्री में सबसे ज्यादा जो बड़ा पार्ट है वो है मॉडर्न हिस्ट्री का, और यहीं से आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चंस भी देखने को मिलते हैं मॉडर्न हिस्ट्री से। तो सबसे ज्यादा हमारा जो मूल फोकस, मेन फोकस होना चाहिए, वो होना चाहिए हमारे आरओ के एग्जाम को लेकर, वो होना चाहिए मॉडर्न हिस्ट्री में। हमारा अधिकतर समय जो हमारा जाना चाहिए वो मॉडर्न हिस्ट्री को समझने, उसको पढ़ने, उसकी क्वेश्चंस की फॉर्मिंग करने, उसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने में यहाँ पर हमारा समय जाना चाहिए। और आप जानते हैं सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो आते भी हैं मॉडर्न हिस्ट्री से। ठीक है, दूसरी बात अगर हम करें तो वो मिडिवल हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री का नाम आता है। तो ये आपको क्रम इस तरह से हमें चलना है। मॉडर्न हिस्ट्री सबसे ज्यादा समय, मिडिवल हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री, ये आपको क्रम होना चाहिए पढ़ने की। अपने टाइम, जो हम हिस्ट्री को टाइम देने वाले हैं उसके लिए थोड़ी सी बात कर लें कि पिछले 5 वर्षों में आरओ में हिस्ट्री से लगभग कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इस बात पर अगर हम गौर करें तो पिछले 5 सालों में हिस्ट्री से करीब करीब एवरेज रूप में अगर हम देखें तो 20 से लेकर 25 प्रश्न पूछे गए हैं। 20 से लेकर 25 प्रश्न आपसे हिस्ट्री से पूछे गए हैं एवरेज रूप पे। पिछले 5 सालों में अगर हम बात करें, 5 एग्जामों की बात करें, तो करीब करीब आपसे 25 प्रश्न, यहां पर 20 से 25 प्रश्न पूछे गए हैं। जो कि आप जानते हैं आरओ में टोटल जीएस का जो पोर्शन है 140 क्वेश्चन जीएस के आते हैं और 60 क्वेश्चन आपके किसके आते हैं, हिंदी के आते हैं, है ना, हिंदी के। तो इस कारण आप देखें 140 में से 20 क्वेश्चन का जो वेटेज है, 20 से 25 क्वेश्चन, कहीं कहीं 30 क्वेश्चन भी पहुंच जाता है। तो एक बड़ा वेटेज है। तो यहां से हम इसको अच्छे से ऑब्जर्व कर लें, देख लें कि 20 से 25 क्वेश्चन हमें केवल और केवल इन तीनों हिस्ट्री को पढ़ने से मिलता है। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि इसका वास्ट सिलेबस है, लंबा सिलेबस है, बड़ा सिलेबस है। लेकिन हिस्ट्री के बिना हम इस एग्जाम को पास करना भी थोड़ा सा मुश्किल है। तो आइए देखते हैं, आगे थोड़ा सा बढ़ते हुए चलते हैं। देखिए, अगर हम टॉपिक की बात करें तो एंशिएंट हिस्ट्री के मेनली हम टॉपिक की पहले हम बात कर लेते हैं। तो एंशिएंट हिस्ट्री में आपको कौन कौन से टॉपिक मेन रूप में देखना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है सिंधु घाटी सभ्यता। एक प्रश्न आपसे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पूछा ही जाता है। इस बात को आपको हमेशा याद रखते हुए चलना है। ठीक है, दूसरा आप देखिए, वैदिक काल के संदर्भ में आपको दूसरा आपको जो टॉपिक मिलेगा वैदिक काल है। वैदिक काल के संदर्भ में वेदों के बारे में, उनके उपवेद, और साथ ही जो हमारे पास और जो वेदों की जो जो आगे जो ब्राह्मण ग्रंथ है, स्मृतियां हैं या फिर उपनिषद हैं, इन सभी से करके एक प्रश्न आ ही जाता है। बौद्ध और जैन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक प्रश्न आपको बौद्ध और जैन से मिलता ही मिलता है। इसके अलावा मौर्य काल और उसके राजाओं का क्रम, उनके राजाओं के द्वारा जीते गए क्षेत्र, उनके राजाओं की जो सेना है। जैसे आप जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के पास 6 लाख की बड़ी आर्मी थी और 6 लाख की उसके जो आर्मी है, उस आर्मी की इतनी वास्ट साइज है और वो 4 भागों में डिवाइड थी। एक था उसकी पैदल सेना, एक थी उसकी घुड़सवार सेना, एक थी उसकी हाथी सेना और हाथी से सुसज्जित सेना, और एक उसकी रथ सेना। मौर्योत्तर काल के विषय में अगर हम लोग आए तो आप जानते हैं शुंग वंश, कंड वंश, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। शुंगों ने काफी कुछ मौर्यों की जो व्यवस्था है उनको पलट कर रखा, मौर्य की व्यवस्था को चेंज किया शुंगों ने। तो ये मौर्योत्तर काल आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें शुंग वंश, कंड वंश और सातवाहन वंश आप देखेंगे। सातवाहनों के संदर्भ में बहुत सारी विस्तृत हमें अभिलेखीय साक्ष्य मिलते हैं और उनका उनका जो कार्य है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो शुंग वंश, सातवाहन वंश, कंड वंश, इन सभी के विषय में यहाँ पर आपको जानकारी अच्छे से लेना है और एग्जाम में आपको सीधे से प्रश्न आ जाते हैं। जैसे जैसे आपने देखा होगा, एक प्रश्न आपसे पिछले सालों पूछा गया था कि
शुंग वंश के संस्थापक जो पुष्यमित्र शुंग है, उसने कितने अश्वमेध यज्ञ किए थे, इस तरह से एक प्रश्न था। तो वो 2 अश्वमेध यज्ञ उसने किया था, ठीक है। इस तरह से आपसे एक प्रश्न आया, 4 अश्वमेध यज्ञ किसने करने वाला इतिहास में कौन सा नायक है? इस तरह से प्रश्न आपसे कई बार अलग-अलग तरीके से पूछे गए हैं। आगे थोड़ा अगर हम लोग बढ़ें, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल सबसे इंपॉर्टेंट कालों में, क्योंकि एंशिएंट हिस्ट्री का जो गोल्डन पीरियड है वो गुप्त काल माना जाता है, और गुप्त काल के विषय में आपको डिटेल जानकारी होनी चाहिए। गुप्त काल के जो आपको राजाओं का क्रम है वो पता होना चाहिए, उनकी उपाधियां पता होने चाहिए, उन्होंने कौन कौन से क्षेत्रों पे कब कब काम किया, उनकी पत्नियों के नाम भी आपको पता होने चाहिए, क्योंकि कई बार मिलान करने के लिए उनकी पत्नियों के साथ उनके नामों का मिलान करने के लिए आ जाता है। इसके अलावा समुद्रगुप्त को विशेष तौर पर पढ़ना है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और उनके जो 9 रत्न थे उनके बारे में आपको विशेष तौर पर पढ़ना है, ठीक है। कुछ कुछ जो इस समय के अभिलेख हैं, जैसे एरण अभिलेख, सती प्रथा का साक्ष्य देने वाला मध्य प्रदेश का अभिलेख है। गुप्त काल के दौरान आप जानते हैं कि भारत में पहली बार जो मंदिर निर्माण शैली है उसका प्रॉपर तरीके से डेवलपमेंट होता है, और खासकर नागर शैली की जो मंदिर है वो इसी काल में बनाई जाती हैं। ढेर सारी जो मंदिरें हैं आपको देखने को मिलेगा, ये मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में और उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्र में डेवलप किया जाता है। जैसे दशावतार मंदिर है, जैसे आप देखेंगे वराह मंदिर है, जैसे आप पार्वती जी का मंदिर देखेंगे, बहुत सारे भूमरा शिव मंदिर देखेंगे। ये आपको गुप्त काल से संबंधित बहुत डिटेल जानकारी आपको होनी चाहिए। गुप्त काल के जो अधिकारी हैं और गुप्त काल में जो टैक्स है, गुप्त काल में आप जानते हैं सोने की मुद्रा को दिनार कहते थे, चांदी की मुद्रा रुपया के रुपया होती थी। वहां से प्रश्न आपसे कई बार देखने को मिलते हैं। फिर गुप्तोत्तर काल में अगर हम आते हैं तो इसमें एक महत्वपूर्ण शासक हर्षवर्धन है। हर्षवर्धन से और ह्वेनसांग से कई बार प्रश्न आपसे पूछे गए हैं, तो ये गुप्तोत्तर काल आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। गुप्तोत्तर काल में आपके बाद कई सारे प्रश्न आपसे पूछे गए हैं गुप्तोत्तर काल के विषय में, ठीक है। उस समय आने वाले कुछ विदेशी जो यात्री हैं उनके विषय में। इसके अलावा हम अगर दक्षिण भारत में आए, संगम काल की बात करें, तो संगम काल में चोल चेर पांड्य शासक हैं। चोल चेर पांड्यों में आप जानते हैं काफी एंशिएंट, ये सभी बहुत ही बीसी जो बीसी और एसी की जो एडी है उसकी शुरुआती शताब्दियों में चोल चेर पांड्य शासक दक्षिण भारत में शासन कर रहे हैं। वो उनके जो राज चिन्ह हैं उनसे आपसे कई सारे प्रश्न आते हैं। कई बार प्रश्न आया है कि चोलों का राज चिन्ह क्या था, चेरों का राज चिन्ह क्या था और पांड्यों का राज चिन्ह क्या था। जैसे आप जानते हैं चोलों का राज चिन्ह क्या था, बाघ था, ठीक है। चेर और पांडे बचे हुए हैं, इनका राज चिन्ह क्या है, तो इनमें से एक का राज चिन्ह आप देखेंगे कि क्या है राज चिन्ह, एक का राज चिन्ह आप देखेंगे तीर और धनुष, और एक का राज चिन्ह मछली है। इसके अलावा जो उस समय के एंशिएंट जो हमारी किताबें हैं और उनके रचनाकार कौन से बुक है और उनके जो कौन राइटर हैं वो आपको बहुत बार पूछा गया है। उन बुकों के बारे में अंदर जाकर डिटेल पूछी गई है, जैसे विक्रमो वर्षियम पुस्तक है या फिर मालविकाग्नि मित्रम कालिदास की है, तो उसमें कालिदास ने किसके विषय में वर्णन किया है, किसकी प्रेम कहानी का उसमें वर्णन है, ये सारी बातें। इसके बाद रघुवंशम, मेघदूतम, इसके अलावा बहुत सारी अर्थशास्त्र जो पुस्तक है, इसके अलावा देवी चंद्रगुप्तम, बहुत सारी ढेर सारी पुस्तकें हैं और सभी पुस्तकों की डिटेल हमें जानकारी होनी चाहिए। यहां से हम एंशिएंट हिस्ट्री के कुछ खास खास चैप्टर्स को अच्छे से देखते हुए चलें तो, और राजाओं के क्रम भी, कई बार राजाओं का क्रम आपको सजाने को मिल जाता है। तो आप देखो चंद्रगुप्त मौर्य के समय, आप चंद्रगुप्त मौर्य ने जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य हैं या चंद्रगुप्त मौर्य हैं, उनके समय कौन कौन सी घटनाएं हुई, उन सभी घटनाओं को एक एक करके आपको पता होना चाहिए। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे आप देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने एक जो उस समय का एक शासक है उसको हराया और इसके बाद उसकी बेटी से विवाह किया। कौन था वो शासक, ये आपको पता होना चाहिए। फिर उसको बदले में चंद्रगुप्त ने 500 हाथी दान में दिए, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसकी बेटी से विवाह करने के बाद काबुल, कंधार, हेरात और मकरान, ये क्षेत्र किसके नियंत्रण में आ गए, ये क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य के नियंत्रण में आ गए। इस तरह से आपसे प्रश्न पूछता है। ये काबुल, कंधार, मकरान और हेरात के जो क्षेत्र है, इनका जो आप देखेंगे कि इनका जो यूनानी नाम है वो भी आपसे पूछ लेता है। इसके अलावा इसी एंशिएंट समय में ही आप देखते हैं अलेक्जेंडर का भारत पर अटैक होता है। फिर इसके बाद एक प्रश्न आपसे यहां से और आता है कि विदेशी जो अटैकर्स हैं उनका क्रम थोड़ा सा फिक्स कर दीजिए। सबसे पहले कौन विदेशी आक्रमणकारी भारत में अटैक करता है, इसके बाद कौन अटैक करता है, इसके बाद जैसे आप जानते हैं सबसे पहले कौन हिंद यूनानी है जिन्होंने भारत पर अटैक किया,
शक, कुषाण, पहलव, हूण, ये सभी क्रम आपको आने चाहिए। यहाँ से प्रश्न बहुत बार बनता रहा है। आगे थोड़ा सा बढ़ते हुए चले तो मध्यकालीन भारत के बारे में अगर हम ये देखें कि मध्यकाल में कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, तो देखते हुए चलिए। तो मध्यकाल में आप देखें सल्तनत कालीन जो मेनली प्रशासन है और संस्थाएं हैं उसके विषय में आपको पता होना चाहिए। राजा तो वो तो है ही, राजाओं के नाम तो हम सभी को रटे ही होते हैं, लेकिन उस समय के प्रशासनिक जो संस्थाएं हैं, उस समय के जो साहित्य कुछ लिखा गया उसके विषय में हमें पता होना चाहिए। मोहम्मद गोरी, महमूद गजनवी की के समय कौन कौन से विद्वान उसके दरबारों में रहते थे और उन्होंने भारत के विषय में या फिर कौन कौन सी किताबें लिखी हैं, उनसे कई बार प्रश्न आता है। इसके अलावा मुगल कालीन जो राजा हैं उन्हें तो हमें पता होने चाहिए। मुगल कालीन जो शासक हैं जैसे बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, ये सब कुछ जो है वो तो नाम हमें पता होते ही है, लेकिन उस काल के प्रशासन और साहित्य के विषय में हमें विशेष तौर पे हमें पता होना चाहिए। उस समय का आर्ट और आर्किटेक्ट हमें पता होना चाहिए। ठीक है, मराठा साम्राज्य जो इतना विशाल साम्राज्य स्थापित हुआ था, जिसे महाराज शिवाजी महाराज ने स्थापित किया था, तो वो मराठा साम्राज्य के बारे में उसके पेशवाओं का क्रम आपको पता होना चाहिए, कौन कौन से युद्ध हुए, फिर इसके बाद उन युद्धों के माध्यम से किस प्रकार से मराठा साम्राज्य अपनी चरम शक्ति को प्राप्त करता है, दिल्ली तक को नियंत्रित कर लेता है, कंट्रोल करता है, दिल्ली को अपने अधीन करता है। ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। पेशवाओं का खासकर क्रम कौन सा है कि कौन कौन से पेशवा इसमें आए, ये सब कुछ आपको ध्यान रखना होगा। शेर शाह सूरी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रशासक है। आप देखेंगे तो अकबर से पहले शेर शाह सूरी एक महत्वपूर्ण प्रशासक है और उसके विषय में आपको पता होना चाहिए। उसके द्वारा जो 4-5 सालों का उसका कार्यकाल है, उस 4-5 सालों में, मात्र 4-5 सालों में किए गए जो महत्वपूर्ण कार्य हैं, जो भूमि माप की उसकी पद्धति है, या फिर जो उसने ग्रैंड ट्रंक रोड का पुनर्निर्माण करवाया, ये सभी उसके जो महत्वपूर्ण कार्य हैं वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। और कई बार आपको ये भी ध्यान रखना है, वो डेट भी आपको कुछ कुछ चीजों की ध्यान रखना होगा। विजयनगर साम्राज्य जहां से बहुत सारे प्रश्न आते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। मुगल काल के दौरान कौन कौन से जो विदेशी यात्री हैं वो भारत आए थे। इसके अलावा विजयनगर साम्राज्य के दौरान कौन कौन से विदेशी यात्री भारत की तरफ आए और विजयनगर साम्राज्य के राजाओं से मुलाकात करते हैं, कौन कौन से हैं और क्या क्या कहते हैं विजयनगर साम्राज्य के विषय में। जैसे कि कहा गया है कि विजयनगर साम्राज्य में महिलाओं को बराबरी का अधिकार था, चाहे वो प्रशासनिक पद हो चाहे सिविल पद हो, सभी में महिलाएं बराबरी की हिस्सेदारी होती थी महिलाओं की। ये सभी जो हमारे पास चैप्टर्स हैं, इन सभी को हमें अच्छे से पता होना चाहिए। इसी क्रम में जो ये आपके पास महत्वपूर्ण विदेशी यात्री हैं, जितने भी मध्यकाल के विदेशी यात्री हैं, इब्न बतूता से लेकर उधर नीनो जो नूनिज तक, और इधर जो है और जो हमारे पास जितने भी विदेशी यात्री हैं उन सभी के बारे में, मध्यकाल के उन सभी के बारे में हमें अच्छे से पता होना चाहिए। इब्न बतूता, ठीक है, इब्न बतूता हो गया। इसके अलावा जो फारस के क्षेत्र से आया हुआ अन्य जो हमारे पास उस समय के विदेशी यात्री, उन सभी के विषय में हमें पता होना चाहिए। निकोलो कोंटी हो गया, निकोलो कोंटी हो गया। इसके अलावा नूनिज हो गया, नूनिज। ये सारे सारे विदेशी यात्री हमें किसके काल में आए और कब आए, उनका भारत में आने के बाद किसी ने स्वागत किया क्या, किसके दरबार में गए, ये बातें हमें अच्छे से पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हुए चले, अगर हम मॉडर्न हिस्ट्री के महत्वपूर्ण टॉपिक्स की बात करें एक बार कि मॉडर्न हिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक महत्वपूर्ण है, तो मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिकों में एक टॉपिक आजकल बनता जा रहा है, वो है 18वीं शताब्दी में स्थापित नए राज्य। कौन कौन से नए राज्य, जैसे बंगाल, ठीक है, जैसे हैदराबाद, जैसे अवध, ठीक है, अवध, जैसे पंजाब, ये सभी के सभी जो नए राज्य स्थापित हुए, किसने स्थापित किया, कब स्थापित किया, राजाओं का क्रम क्या है, कौन से राजाओं ने टैक्स देना बंद कर दिया था, कौन से राजाओं ने टैक्स दिया, कौन पूरी तरह स्वतंत्र हुए, ये आपके पास पता होना चाहिए आपको। यहां से प्रश्न कई बार सीधे सीधे आए हुए हैं। भारत में यूरोपियों का क्रम आगमन होता है, यूरोपियों के आगमन में पहला व्यक्ति कौन आता है, इसके बाद कौन सी जो दूसरा व्यक्ति कौन आता है, कौन सी जो यूरोपियन कंपनियां हैं उनके भारत में आने का क्रम क्या है, ये सारी की सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। और अंग्रेजों की भारत विजय, प्लासी, बक्सर, प्लासी युद्ध, बक्सर युद्ध,
बक्सर युद्ध, ठीक है। इसके अलावा जो आपको इलाहाबाद की संधि है, वो सब कुछ आपको एक एक पॉइंट आपके पास टिप पर आपके पास होने चाहिए, आपके पास नोट्स होने चाहिए, आपके पास सारे नोट्स सारी चीजें होनी चाहिए, क्योंकि आप जब प्रैक्टिस 2-3 बार उसको रीडिंग करेंगे, 2-3 रीडिंग के बाद 2-3 प्रैक्टिस करेंगे, तब आपको ये चीजें आपके नियंत्रण कंट्रोल में आएंगी, तब आप 20 से 25 प्रश्नों पर अपना कंट्रोल बनाएंगे, अच्छा आप परफॉर्मेंस कर पाएंगे, ठीक है। इसके अलावा देखिए अंग्रेजों के ब्रिटिश शक्ति का विस्तार, उन्होंने धीरे धीरे पहले बंगाल को जीता, बंगाल को जीतने के बाद धीरे से आगे बढ़ते हुए उन्होंने आगे बढ़ा तो पंजाब, अफगानिस्तान, इसके अलावा जो है दिल्ली, इसके अलावा अवध, इन सभी क्षेत्रों, मैसूर, तमिलनाडु, इन सभी क्षेत्रों को धीरे धीरे उन्होंने कॉन्कर करना शुरू कर दिया। तो वही है कि अंग्रेजों ने किस प्रकार से ब्रिटिश शक्ति का अपना विस्तार किया है, ये मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग देखते हुए चलेंगे। और साथ ही ईस्ट इंडिया कंपनी में आगे बढ़ते हुए अगर हम चलें तो और क्या क्या चीजें होती हैं, तो देखते हुए हम लोग चलते हैं यहां से। तो अंग्रेजों की आर्थिक नीति और उसका प्रभाव क्या हुआ है, कौन कौन सी आर्थिक नीतियां उन्होंने लागू की। जैसे अंग्रेजों की एक आर्थिक नीति कौन सी है, जैसे आपने देखा होगा कि राजस्व जो इकट्ठा करने का उनको अधिकार 1765 में मिलता है, उस अधिकार को आगे प्रयोग करते करते वो बंगाल के क्षेत्र में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू करते हैं। जैसे स्थायी बंदोबस्त यानी कि परमानेंट सेटलमेंट, स्थायी बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त, बंदोबस्त। इसके अलावा देखो जैसे उन्होंने स्थायी बंदोबस्त हो गया, इसके अलावा स्थायी बंदोबस्त हो गया, इसके अलावा देखेंगे और कौन कौन सी चीजें। जैसे आपको एक चीज देखने को मिलेगी, जैसे आपको दक्षिण भारत वाले क्षेत्र में आप देखेंगे तो महालवाड़ी पद्धति हो गई, ठीक है, महालवाड़ी, 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 इसके बाद रैयतवाड़ी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था, ये सारी की सारी व्यवस्थाएं आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है। ये सारी की सारी आपको व्यवस्थाएं इस समय देखने को मिल जाती हैं। इसी बात को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं तो 1857 का जो विद्रोह है वो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है। 1857 के विद्रोह का, रिवोल्ट का कारण क्या था और किस प्रकार से लोगों उसमें जो है कौन कौन से लोगों की भूमिकाएं नहीं थी, ये बात आपको जरूर पता होना चाहिए। किस किस व्यक्ति की, किस किस जो समाज का वर्ग है उसकी कौन कौन सी भूमिकाएं नहीं थी, ये जरूर पता होना चाहिए। किसकी थी ये तो हम जानते हैं, लेकिन किसकी भूमिका नहीं थी ये पता होना चाहिए। फिर इसके बाद आपके पास एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक आता है, प्रमुख जनजाति और किसान विद्रोह जो हुए, आंदोलन हुए। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट आजकल बनता जा रहा है, क्योंकि हम जितनी भी जो जनजातियों को हम लोगों ने काफी इस समय प्रमोट करने की कोशिश की है, तो उनके द्वारा किए गए विद्रोह, उनके द्वारा जो आंदोलन हुए, विद्रोह हुए, वो सभी किसान विद्रोह जो हुए, खासकर अगर हम यूपी की बात कर रहे हैं तो यूपी का एग्जाम दे रहे हैं तो यूपी का जो किसान आंदोलन है, अवध के क्षेत्र में जो हुए, एका आंदोलन है, ये सभी हमें पता होना चाहिए। ब्रिटिश भारत में सामाजिक धार्मिक जो सुधार हुए और उन सुधारों का कौन से जो वायसराय है या फिर कौन सा जो गवर्नर जनरल है उसके साथ संबंध, जैसे सती प्रथा का अंत हुआ, ठगी प्रथा का अंत हुआ, शिशु हत्या का अंत हुआ, दास प्रथा का अंत हुआ, ये सारी बातें सामाजिक धार्मिक सुधार जो हुआ उसके आधार पर जो चीजें हुई। और सामाजिक धार्मिक सुधार में ही बहुत सारे जो हमारे अपने लोग थे, जिसमें आप देखेंगे आर्य समाज का महत्वपूर्ण योगदान है, ब्रह्म समाज का महत्वपूर्ण योगदान है, ये सारी चीजें आपको यहाँ से देखने को मिलेंगी। और इनके विषय में बहुत महत्वपूर्ण ये टॉपिक 8वां होने वाला है, इसको जरूर आप ध्यान रखेंगे, यहाँ से प्रश्न आपको बहुत सारे मिलते हैं। फिर कांग्रेस से पूर्व की जो महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्थाएं हैं, वो कौन कौन सी संस्थाएं जो अखिल भारतीय स्तर की हैं और कौन कौन सी हैं जिन्होंने भारत के जो है समस्याओं को देखा और उनके लिए काम किया। फिर राष्ट्रीय आंदोलन की जब शुरुआत हो जाती है तो इसमें आप देखेंगे 1885 से 1947 का पूरा घटनाक्रम इसमें आपको देखने को मिलेगा। गांधी जी का आगमन और गांधी जी के आगमन से पहले स्वदेशी आंदोलन, फिर गांधी जी का आगमन, और आप देखिए रॉलेट एक्ट की से संबंधित बातें। इसके अलावा जो रॉलेट एक्ट होता है और असहयोग आंदोलन जैसे ही वापस ले लिया जाता है तो भारत में क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत होती है। वो सारी बातें आपको यहाँ पर डिटेल्ड तरीके से पता होनी चाहिए। एक और इंपॉर्टेंट बात है, जैसे एक इसमें और जोड़ लीजिए, क्रांतिकारी आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन यानी कि भगत सिंह,
सुखदेव, ये सभी के सभी जो हैं इन सभी का जो योगदान है, उन सभी का योगदान, कौन-कौन सी संस्थाएँ उन्होंने बनाई, वो संस्थाएँ आपको पता होनी चाहिए, कब-कब वो संस्थाएँ बनी। जैसे काकोरी कांड हो गया, इसके अलावा आपको और जो जो भी इस तरह का जो बारदोली सत्याग्रह वगैरह जो किसानों से संबंधित हो वो भी, और क्रांतिकारी जो संस्थाएँ हैं, वो क्रांतिकारी संस्थाएँ और क्रांतिकारी लोग जिन्होंने भारत के लिए बलिदान दिया, वो सारी चीज़ें आपको देखना है। एक महत्वपूर्ण टॉपिक आपके पास है गवर्नर जनरल वाला। गवर्नर जनरल और वायसराय और उनके समय कौन-कौन से युद्ध हुए, आपसे डायरेक्ट वहाँ पर मिलान करने को प्रश्न आता है कि मिलान कीजिए किस गवर्नर जनरल के काल में कौन-सा युद्ध हुआ है, और साथ ही उनके द्वारा किए गए कार्य, कुछ अच्छे कार्य, कुछ बुरे कार्य। जैसे चार्ल्स मेटकाफ के समय उसने क्या किया है, चार्ल्स मेटकाफ ने जो भी काम किए इंपॉर्टेंट काम, इसके अलावा विलियम बेंटिक उसने जो इंपॉर्टेंट काम किया, सती प्रथा का अंत किया, ये सारे के सारे काम। और उसके समय जो युद्ध हुए वो सारे के सारे, जैसे आप देखेंगे फिर एक आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिल जाती है कि बंगाल विभाजन, और बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप जो भी चीजें हुई, स्वदेशी आंदोलन हुआ और लोगों में एकता आई, और आगे बढ़ते हुए यहाँ पर ये जो पॉइंट है हमारे पास, भारत में संवैधानिक विकास, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और मैं कहूं कि सबसे इंपॉर्टेंट है तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में आज के समय संवैधानिक विकास है। और वो संवैधानिक विकास किस प्रकार से होता है उसको आपको जानना है, कौन कौन सी घटनाएं उसमें होती हैं, क्या क्या उसके परिणाम आपको देखने को मिलते हैं, और भारत में फिर संविधान का विकास होता है, वहां तक की सारी घटनाएं इसमें आपको देखने को मिलेगी। और जो भी चीजें बच गई हैं वो सभी चीजें विविध में, मिसलेनियस में आपको आ जाएंगी। यानी हिस्ट्री एक वास्ट सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट, बहुत बड़े टॉपिक्स हैं, और सबसे बड़ा उसमें मॉडर्न हिस्ट्री है, आप जानते हैं। तो इसको आपको ज्यादा समय देना होगा, और आपको नंबर भी अच्छे खासे आपको मिल जाएंगे। पर 20 से 25 क्वेश्चन तो हर साल आपको देखने को ही मिलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको कुछ कुछ खास टॉपिक आपको ज्यादा फोकस करते हुए देखना है, और कुछ टॉपिक पर आपको सही निगाह रखनी है, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग यहीं पर इस सेशन को एंड करते हैं। जय हिंद।